स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना असाइनमेंट 10 और इसमें आप कहें तो एक्सरसाइज 2 के मेनली क्वेश्चंस आपको गिवन थे। तो ये स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 से। और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये हमारा पहला क्वेश्चन गिवन था। आप देखो क्वेश्चन नंबर 13, द इक्वेशंस, दो इक्वेशन दिए गए हैं, दोनों क्यूबिक इक्वेशंस हैं, हैव टू रूट्स इन कॉमन। तो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के आपके दो रूट्स मान लिया अल्फा, बीटा और गामा है, गामा 1 मान लेता हूँ। और जो दूसरी इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर, और इसके मैं मान लेता हूँ रूट्स अल्फा, बीटा, गामा 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि दो रूट्स इसमें कॉमन थे, इसीलिए मैंने अल्फा बीटा मैंने लिखा है। और फिर इफ द थर्ड रूट ऑफ ईच इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय x1 एंड x2, ठीक है, हमने उसको गामा 1 गामा 2 बोल दिया, देन द ऑर्डर्ड पेयर गामा 1 गामा 2 इज, ठीक है। तो हमें वैल्यूज निकालनी है कि गामा 1 और गामा 2 क्या होंगे। तो आप देखिए यहाँ से कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 1 की -5, और इधर देखिए आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 की वैल्यू कितनी है -7। तो यहाँ से आपको क्या निकल करके आया कि गामा 1 माइनस गामा 2 आपका कितना होगा, 2 के बराबर। फिर इसी तरीके से आप देखिए पेयर वाइज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा 1 प्लस अल्फा गामा 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा गामा 2 प्लस अल्फा गामा 2, यही होगा। अल्फा बीटा कैंसिल, बाकी बचा आपके पास बीटा माइनस अल्फा, और इधर मैं कहूं तो गामा 1 माइनस गामा 2 इज इक्वल टू 0, यही बन रहा है ना। अब गामा 1, अब देखिए अगर इस प्रोडक्ट को 0 होना है तो ये टर्म या तो 0 होगी या तो ये टर्म 0 होगी। ये टर्म 0 नहीं है, ये बात क्लियर है ना। गामा 1 और गामा 2 दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों आपस में बराबर अगर हो गए तब तो ऐसा हो जाएगा तीनों रूट्स कॉमन है ना। तो ये तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब अल्फा, और यहां से हम देखें तो हमारे पास सॉरी बीटा प्लस अल्फा था ये, हाँ, तो बीटा प्लस अल्फा की टर्म को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये वाला ब्रैकेट 0 नहीं है। तो अगर बीटा प्लस अल्फा आपका 0 हुआ तो इसका मतलब गामा 1 कितना हो गया, गामा 1 हो गया आपका -5 और गामा 2 हो गया आपका -7। तो यही आपका -5, -7 यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में आप देखिए 14 में क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। अब ये भी आपका फंडामेंटल से रिलेटेड है क्वेश्चन, क्योंकि ये आपने बताया रखा था पहले से, a² + b² + c² - ab - bc - ca। ये क्वांटिटी कैसी होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर abc बराबर है तो फिर ये इक्वलिटी होल्ड कर सकती है। तो इसने तो कुछ कहा नहीं है कि abc बराबर नहीं हो सकते, तो ये इक्वलिटी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर उसने कह दिया होता कि abc में कोई भी दो इक्वल नहीं है ना, इस तरीके का, तो ये इक्वलिटी हम यहां से रिमूव कर देते। तो खैर इस केस में अगर हम देखें तो 1 माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से आपके पास आ गया कि भाई ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू कैसी होगी, इसकी वैल्यू लेस देन होगी, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। ठीक, और एक और रिजल्ट देखते हैं हम, जो a² + b² + c² इज इक्वल टू 1, ये तो हमने यूज कर लिया। और एक और चीज जो हमें बचपन से पता होती है वो वाली यूज कर लो, a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2 टाइम्स ab + bc + ca। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन आपका फंडामेंटल से है, ये क्वाड्रेटिक में गलती से एक तरीके से रखा गया, ठीक है। ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक का इसमें कंसेप्ट हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव तो होगी, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या, इधर क्या है मेरे पास 1 + 2 टाइम्स ab + bc + ca, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होगी अदरवाइज आपको। ये क्वांटिटी इसके बराबर है और ये क्वांटिटी खुद कैसी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। और इसका मतलब हुआ कि ab + bc + ca हमारा कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू -½ है। तो ये 13 और 14 क्वेश्चन हो गए। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 का डिस्कशन। तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन तो आपने कर रखा है, ठीक है, हमने नोट्स में इसको ऑलरेडी ले लिया है, तो इसको फिर से आपको अलग से सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। आगे अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो 11th क्वेश्चन में आप देखिए क्या है, यहाँ पे हमें सबसे पहले दे रखा है कि x² + x + 1 एक फैक्टर है किसका, ax³ + bx² + cx + d का। तो थोड़ा सा अगर इसको दूसरे तरीके से समझना शुरू करो तो इसका मतलब क्या होगा, bx² + cx + d इक्वल टू 0 के मान लिया मैंने रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है।
अब मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, तो कैसे हुआ होगा इसका फैक्टर? ये जब इसके रूट्स और इसके रूट्स कॉमन रहे हो, यही बात हुई ना कि भाई यहां से अगर हमारे पास ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या, अगर अल्फा बीटा मैं मान लूं कि अल्फा बीटा कैसे होंगे, इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करते होंगे, ठीक है। इसका रूट है एक्स, इसका एक फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो खुद कैसा है, दो लीनियर से बना है ना, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा से। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारे पास अल्फा बीटा इस और गामा इसी क्यूबिक के रूट है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 उसका चूंकि फैक्टर है, तो इसका मतलब इसके भी रूट्स क्या रहे होंगे, अल्फा और बीटा रहे होंगे ना, ठीक है। इसका एक फैक्टर है तो इसमें कोई एक्स्ट्रा रूट थोड़ी ना आ सकता है, इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा इसके भी रूट है। तो इस पूरी बात को कहने का मतलब क्या था कि इन दोनों के बीच कुछ कॉमन रूट्स हैं, ठीक है। अब ये चीज अगर आपने समझ ली तो क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है। आप अभी भी बात आपको समझ में आई कि अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, और कहा जा रहा है कि इसका फैक्टर जो है, इसका फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 था। तो आप खुद सोचो कि एक्स, अब जैसे एक क्यूबिक है और आपको कहा जाए कि उसका फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो आपको पता है ना कि x प्लस 2 आपका ओरिजिनल इक्वेशन को डिवाइड करता होगा, x प्लस 3 आपका जो क्यूबिक है उसको डिवाइड करता होगा, ये बात तो आपको पता है ना, ठीक है भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक फैक्टर है, इसका मतलब x प्लस 2 से हम जब क्यूबिक को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, x प्लस 3 से डिवाइड करते होंगे तो रिमाइंडर 0। इसका मतलब क्या हुआ, -2 और -3 क्या थे, फैक्ट उसके रूट्स थे, ठीक है। उस क्यूबिक के भी रूट्स थे -2 और -3। यही बात हम यहां पे कह रहे हैं कि क्यूबिक के रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, और इसका ये अगर इसको डिवाइड करता है तो इसके जो फैक्टर्स रहे होंगे, मान लो x माइनस a x माइनस b, वो भी क्या होंगे, इसको डिवाइड करते होंगे। इसका मतलब a और b को क्या होना चाहिए, अल्फा और बीटा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आप, अगर ये आपको पता चल गया कि रूट्स कॉमन होने की कुछ कंडीशन दिख रही है, तो आगे आप यूज कर लीजिए कि भाई अल्फा बीटा गामा को आप बोलते थे -d/a, अल्फा इंटू बीटा को आप बोल रहे हो 1, तो इसका मतलब गामा आपका कितना हो गया, -d/a। तो आपके पास नेक्स्ट रूट आ गया -d/a के बराबर। फिर आपको और भी कुछ कहा गया है, आपसे कहा जा रहा है कि अच्छा और भी फॉर्म्स में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। ABCD जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं, तो एक रूट तो चलिए आपने निकाल लिया, -d/a होगा, ठीक है। अच्छा ऑफ कोर्स ये अल्फा बीटा कैसे रहे होंगे, इमेजिनरी रहे होंगे, इसके रूट्स जो हैं वो कैसे हैं, इमेजिनरी हैं, क्योंकि d कैसा था, निगेटिव था। तो रियल रूट आपका क्या आ चुका है, -d/a आ चुका है। और क्या एंगल हो सकता है इसी चीज के लिए, सम ऑफ रूट्स, ये तो आप प्रोडक्ट ऑफ रूट से लिखे हो, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1। तो गामा आप निकाल सकते हो ना, ठीक है, दोनों का डिफरेंस ले लो और गामा निकाल सकते हो। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 आप 12 अगर आप देखिए तो इसमें क्या है आपका -5 प्लस आयोटा बीटा एक रूट है, और एक रूट दिया गया है -5 प्लस आयोटा गामा। लेकिन नॉर्मली आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर बराबर होता है। क्यों, क्योंकि इनको एक दूसरे का कॉन्जुगेट होना पड़ता है, ठीक है। तो आधे लोगों को यहीं पे लगा कि क्वेश्चन में तो कुछ रॉन्ग है, ठीक है। क्या था, -5 प्लस आयोटा बीटा -5 प्लस आयोटा गामा, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि इमेजिनरी रूट्स हैं तो वो तो कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करने चाहिए थे, ठीक है। और कॉन्जुगेट पेयर्स में अगर एग्जिस्ट करने चाहिए थे तो इसका मतलब था कि बीटा क्या रहा होगा, माइनस गामा के बराबर रहा होगा। अगर एक चीज -5 प्लस 3 आयोटा है तो दूसरी क्या रही होगी, -5 माइनस 3 आयोटा रही होगी। तो ये कहां से आ गया कि बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर बराबर नहीं है, दोनों तो आपस में बराबर होने चाहिए अगर कॉन्जुगेट रूट्स थे तो, ठीक है। अब हम कहेंगे अच्छा ये हो सकता है कि चलो हो सकता है कि इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम रही हो, इक्वेशन में कोफिशिएंट जो है इमेजिनरी रहा हो, तो वो भी नहीं है। वहां पे देखो सी भी बता दिया गया कि जो अननोन है वो भी कैसा है, रियल है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। तो आपने एक बहुत छोटी सी बेसिक चीज मिस कर दी, उसने कहीं ऐसा नहीं कहा कि गामा 0 नहीं हो सकता या बीटा 0 नहीं हो सकता। ये भी तो हो सकता है ये प्योरली रियल चीज हो जिसको आयोटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया गया हो, आई के साथ रिप्रेजेंट कर दिया गया हो। उससे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं लिखूं -5 प्लस आई इंटू 0, तो उसका क्या मतलब है, ये -5 ही है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि वो कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इस क्वेश्चन में बस यहीं से दिक्कत आती है कि हमें सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि जब बीटा स्क्वायर नॉट इक्वल टू गामा स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका मतलब यही हो सकता है कि ये कॉन्जुगेट इमेजिनरी पेयर्स नहीं है। और कॉन्जुगेट इमेजिनरी पेयर्स अगर नहीं है तो फिर क्या होंगे, ये रियल होना पड़ेगा एक को इनमें से। भाई क्यूबिक के लिए एक रूट तो हमेशा कैसा रहेगा, रियल रहेगा। तो अब 2 इमेजिनरी और 1 रियल ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास
इस तरीके से आयोटा के टर्म्स में लिख दिया गया तो पक्का बीटा या गामा को आप जीरो नहीं कर सकते, बीटा या गामा आपका जीरो भी हो सकता है, और इस कंडीशन में वो होना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास ऐसा है, एक रूट है -5 प्लस आयोटा बीटा, फिर आप कहोगे -5 प्लस आयोटा गामा, ये दो रूट्स हैं, मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलते हुए, ये दोनों इमेजिनरी हैं, तो इसका कॉन्जुगेट भी एग्जिस्ट करना चाहिए -5 माइनस आयोटा बीटा, और इसका भी कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करना चाहिए -5 माइनस आयोटा गामा। तो ऐसे तो कितने इक्वेशन हो गई, ये कितने रूट्स आ गए, बहुत सारे हो गए। तो कब ऐसा नहीं होगा, जबकि इनमें से कोई एक रियल हो। मान लो कोई एक रियल है, मान लो बीटा 0 है, तो एक रूट -5 हुआ, एक रूट हुआ -5 प्लस आयोटा गामा, और एक रूट हो गया -5 माइनस आयोटा गामा। ठीक, अब इस लाइन पे अपन आगे बढ़ेंगे। अपन क्या बोल रहे हैं कि -5 इसका एक रूट है, तो -5 अगर रूट है तो आप c निकाल सकते हो ना, -5 का क्यूब प्लस 15 इंटू -5 का स्क्वायर माइनस c इंटू 5 और प्लस 860 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप c की वैल्यू निकाल लो, c की वैल्यू जो भी आती है यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। फिर आपके पास क्या आ गया कि भाई c इज इक्वल टू, मान लो यहाँ से आ रहा है जैसा कि सॉल्व करके बताया जा रहा है 222, ठीक है। तो ऑल द रूट्स आर इमेजिनरी, नहीं ऐसा भी नहीं है, एक रूट -5 होना है, ये बात तो ठीक है, तो बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन में क्या है, टू रूट्स आर इमेजिनरी बट नॉट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ये तो हो ही नहीं सकता था कि इमेजिनरी है लेकिन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि सभी कोफिशिएंट्स कैसे थे, रियल थे। आगे बात करते हैं बाकी इमेजिनरी रूट्स की, तो बहुत सिंपल सा ये भी काम रहा आपका। जैसे मान लीजिए कि आपका इक्वेशन क्या है आपकी, एक्स क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 222x प्लस 860 इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट आपने बता दिया कि -5 है, और बाकी रूट मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, एक p प्लस आई क्यू था, बल्कि बता ही दिया उसने, एक -5 प्लस आयोटा गामा था, और एक था -5 माइनस आयोटा गामा। तो अननोन क्या है, गामा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को इक्वेट कर दो, तो -5 इंटू ये -5 प्लस आयोटा गामा -5 माइनस आयोटा गामा, इनका प्रोडक्ट कितना होगा, इसके बराबर। इस यहां से थ्योरी ऑफ इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या निकल करके आ रहा है, -860। आप गामा की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और आई का मतलब बस उतना ही है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ अपनी लैंग्वेज की वजह से, ठीक है, बाकी और क्वेश्चन में कुछ था नहीं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 21 था, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, अब इसमें भी अब इस तरीके के क्वेश्चन आप कर चुके हो, तो अब फिर से ये होने चाहिए। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स प्लस 1, आपको लेमडा बता दिया गया -2 से 2 के बीच है। तो अगर -2 से 2 के बीच है तो क्वेश्चन का क्रक्स क्या था कि लेमडा स्क्वायर -4 आपका नेगेटिव है, और अगर डी नेगेटिव है तो आपके पास क्या होना चाहिए, 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 2c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके भी दो रूट्स कैसे रहे होंगे, इमेजिनरी रहे होंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये रूट्स अल्फा और बीटा थे मान लीजिए, ठीक है। तो अगर ये है, ऐसा है कि इसके और इसके कोई भी रूट कॉमन हो रहे हैं, तो दोनों रूट्स को ही कॉमन होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करते थे। तो अल्फा और बीटा दोनों ही इसके भी रूट्स हैं। यहां से देखिए अल्फा बीटा का प्रोडक्ट कितना है, 1। यहां से देखिए तो अल्फा बीटा और एक और रूट मानता हूं मैं गामा का प्रोडक्ट कितना है, -2c/4, तो -c/2, ठीक है। अल्फा बीटा चूंकि 1 था तो आपका गामा कितना निकल करके आया, -c/2। ये -c/2 क्या करता होगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। तो जब गामा की जगह -c/2 यहाँ x की जगह रखेंगे तो हमें c की पॉसिबल वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। तो वैसे ये क्वेश्चन तो शायद हमने आज नोट्स में भी ले लिया है, तो इसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं थी। अब अपन 22 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं 2 पार्ट 3 से। अब इसमें क्या कहा गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है px इक्वल टू 0। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आगे फंक्शंस और कैलकुलस में काफी काम आएंगे। px इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही है ना। और फिर आगे चीज क्या कही गई है कि p ऑफ px इक्वल टू 0, एक है p ऑफ px, इनफैक्ट 3 p है ना, एक ये बंद हुआ, ये बंद हुआ, ये बंद हुआ, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन दी गई है, हमें कहा गया है कि px इक्वल टू 0 और p ऑफ px इक्वल टू 0, इन दोनों में कम से कम, सॉरी हमें ये कहा गया है कि इन दोनों में एक कॉमन रूट है। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि अल्फा वो कॉमन रूट है, ठीक है। अल्फा कॉमन रूट अगर होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि p ऑफ अल्फा भी 0 होना चाहिए। भाई x की जगह अल्फा रखें तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, 0। और इसी तरीके से x की जगह यहां अल्फा रखें तो भी हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, 0। तो p ऑफ अल्फा शुड बी इक्वल टू 0, यही कहा गया ना।
अल्फा अगर कॉमन रूट है दैट मींस x की जगह अल्फा रखोगे 0 मिलेगा, यहां पे भी x की जगह अल्फा रखोगे तब भी 0 मिलेगा। ठीक है, तो आप देखो आपको अभी आपने बोला कि p ऑफ अल्फा आपका क्या था, 0 था। ठीक है, तो आप देखो कि p अल्फा की वैल्यू यहां पे हम सबसे अंदर वाला जो आर्गुमेंट है p अल्फा, इसको हम 0 रख सकते हैं, तो ये बन गया p ऑफ 0, है ना, ये पूरी चीज क्या हो गई, 0 हो गई, इज इक्वल टू कितना है, 0 है। अच्छा p ऑफ 0 कितना होगा, तो p ऑफ 0 तो यहां से देख सकते हैं ना, थोड़ा सा इधर उधर बार बार जाना पड़ता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है। ठीक है, आप समझो इस चीज को, अल्फा पे वैल्यू 0 है और जब हम यहां पे अल्फा रख रहे हैं तब भी रिजल्ट 0 आ रहा है, तो p अल्फा आप कह रहे हो ना, p अल्फा की वैल्यू 0 है, तो मैंने क्या किया, इस p अल्फा को 0 कर दिया। ठीक है, अब p0 कितना है, तो p0 आप देखो यहां से वैल्यू कितनी है, c, तो p ऑफ c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि c मस्ट बी अ रूट, c क्या है, एक रूट हमेशा होगा ही होगा। ठीक, अच्छा अगर c इसका एक रूट है तो आप देखो आगे हम क्या बोल सकते हैं, c इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना, c मस्ट बी अ रूट। ठीक है, p c इज इक्वल टू 0, मतलब p को c तो मतलब इसका c मस्ट बी अ रूट ऑफ px इक्वल टू 0, यही लिखा है ना, ये इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं, pc इक्वल टू 0 दैट c मस्ट बी अ रूट ऑफ px इक्वल टू 0। c इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, c स्क्वायर प्लस bc प्लस c इज इक्वल टू 0, c कॉमन c प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ pc को आप क्या लिख सकते हो, p0 लिख सकते हो क्या, p0 की वैल्यू कितनी आएगी, c आएगी, और इनटू ये कितना है, p1 इज इक्वल टू कितना होगा, 0, तो p0 इंटू p1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब इसके बेसिस पे हम क्या क्या डिडक्शंस कर सकते हैं, तो b ऑप्शन आपका सीधा आ गया, अगर p0 आपका 1 है तो इसका मतलब p1 क्या है आपका 0 के बराबर है, और b और c अगर रियल नंबर्स हैं तो इसका मतलब c चूंकि रूट था तो रियल रूट्स हो गए, रियल रूट्स हो गए तो d कैसा रहा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। c ऑप्शन की बात, तो x इक्वल टू अल्फा इसका मान लिया मैंने एक रूट था, तो अगर x इक्वल टू अल्फा इसका रूट था, ठीक है, अल्फा इसको सेटिस्फाई करता था, तो इसका मतलब हुआ p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3p के अंदर अल्फा वैल्यू 0 आती है। देखें हम कि अल्फा का रिस्पॉन्स इस पे क्या रहता है, 5p पे। ठीक है, 5p लिख दिए, अंदर x डाल दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आप यहां x की जगह अल्फा रख दो तो क्या होगा, p ऑफ अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देखो 3p के अंदर अल्फा की वैल्यू 0 हो जाती है, तो 3p के अंदर अल्फा मतलब इतना पूरा टर्म क्या हो गया है, ये 0 लिखा है, तो बन क्या गया, p ऑफ 0। ठीक, अब देखो p0 की वैल्यू क्या होगी, c होगी ना, तो pc आएगा, और pc तो खुद कितना है, c तो रूट था, तो इसका मतलब यहां से 0 आएगा ही आएगा। तो अल्फा अगर इसका रूट है, अल्फा अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, इसलिए सारे रूट्स ही कॉमन होंगे, सिर्फ 2 ही नहीं, जितने भी रूट्स होंगे वो सभी कैसे होंगे, कॉमन ही होंगे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे कहा जा रहा है डी ऑप्शन के बारे में। डी ऑप्शन देखिए, 0 इज रूट ऑफ इक्वेशन, अब इसमें कितने p लगा दिए गए, 6 लगा दिए गए, p ऑफ कितने हुए, 6 हो गए ना, और इसको कहा गया है कि 0 इसको सेटिस्फाई करता है, तो आप देख लो यहाँ पे x की जगह आपने 0 रख दिया, अब देखो क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो p0 कितना होगा, c, ठीक है, तो इस p0 को हटाओ तो क्या लिखोगे, c लिखोगे। अच्छा pc कितना होता है, pc तो 0 होता है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 0 हो गया। फिर देखो p के अंदर क्या गया, 0 गया, p0 कितना होता है, p0 तो c, p0 कितना हो जाएगा, c के बराबर। तो यही बार बार 0c आता जाएगा, p0 जब रहेगा तो c बाहर निकलेगा, और pc जब रहेगा तो 0 बाहर निकलेगा। तो आप एक एक स्टेप करते जाओ, है ना, ये आपका c था, यहां से आपका 0 आया, ठीक है, यहां तक आपका 0 हो गया, तो अब आपके पास बचा है p ऑफ 0। ठीक है, तो p0 फिर से क्या है, c के बराबर है, तो pc कितना होगा, 0 के बराबर होगा। तो मतलब क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, क्वेश्चन बस इतना था कि मतलब इतना p लिख दिया गया है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप देखिए 0 अगर x इक्वल टू 0 रखते हो तो x इक्वल टू 0 आपको वैल्यू c देगा, लेकिन p के आर्गुमेंट में जब c जाएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर 0 पे आप p देखेंगे तो c हो जाएगा, और फिर जब अगले p में c जाएगा तो 0 हो जाएगा, यही c0 चलता रहेगा, और लास्ट में pc बच रहा है जो कि 0 के बराबर होगा। तो इस तरीके से a b c d चारों ऑप्शंस करेक्ट है। इस तरीके के क्वेश्चंस हमें फंक्शंस वगैरह में बहुत काम देते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में एक क्लियर आइडिया होना चाहिए।
तो हम देख लेते हैं अपना एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखिए आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक क्वाड्रेटिक है, लेकिन वो क्वाड्रेटिक एक्स में भी दिख रही है, वाई में भी दिख रही है और उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नॉर्मली जो कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं उनमें कई बार ऐसा होगा कि आपको कोई अननोन सी चीज दिखाई देगी जो आज तक आपने पढ़ी ही नहीं है, या फिर आउट ऑफ सिलेबस ऐसी चीजें दिखाई देंगी, है ना। लेकिन उनके लिए जो थ्योरी रिक्वायर्ड होगी वो थ्योरी आपकी दे रखी होगी क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए आप क्वेश्चन में जो पहला इंफॉर्मेशन आपको ऊपर में दे रखी है एग्जांपल्स, तो वहां देखिए आपका होल स्क्वायर बनाने के लिए कुछ बोला गया है। तो अगर आप वही तरीका फॉलो करेंगे, ठीक है, जो थियरी में बोल रखा है, कई बार क्या होता है कि ऐसी थियरी दे देते हैं जो कि एक्चुअली रॉन्ग है, बट उन्होंने कहा कि हम यही मान के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आपको उसी थ्योरी को सही मान करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो आप देखिए यही थ्योरी अगर हम यूज करें, हमें क्या क्लू दिया गया कि परफेक्ट स्क्वायर्स के डायरेक्शन में सोचना है। तो आप परफेक्ट स्क्वायर्स में क्या सोचेंगे, आप सोचेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनाया जा सकता है, y प्लस 2 का होल स्क्वायर और 3 बना सकते हैं क्या। ये क्यों बनाया, क्योंकि 2xy था। फिर उसके बाद बचे हुए थे y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 7, उससे भी हमने एक परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। अब आप देखो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये मिनिमम 0, ये मिनिमम 0, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। अच्छा, तो हम ये भी देख लें लेकिन कि क्या ये और ये दोनों साइमल्टेनियसली 0 हो सकते हैं क्या, ऐसा एक्चुअली पॉसिबल भी है या ऐसा हो ही नहीं सकता, वो भी देख लेते हैं। तो आप देखो, आप कह रहे हो कि x प्लस वाई में चाहता हूं 0 हो जाए और y प्लस 2 में चाहता हूं 0 हो जाए, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, x मिल जाएगा आपको 2 और y मिल जाएगा -2। अगर ऐसा x y है तो ये ओवरऑल वैल्यू कैसी होगी, मतलब ये पॉसिबल हो गया ना, इसको 0 होना और इसको 0 होना, तो ओवरऑल वैल्यू कैसी हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। किस मोमेंट पे, जब x2 और y क्या है, -2 है। तो हमें उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग सोचना है जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। सेकंड पार्ट अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं नोट्स में, तो इसके लिए फिर से आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है और बाकी कॉम्प्रिहेंशंस तो सॉल्व ही है। तो एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 के क्वेश्चंस लेते हैं आगे। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 में आपके पास क्या क्या गया है। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले तो हमें एक रॉन्ग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी चीज दी गई है। सचिन मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कांस्टेंट टर्म एंड एंडेड अप इन रूट्स 4 and 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने इक्वेशन क्या लिखी, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लिखा, तभी तो उसके रूट्स क्या आए होंगे, 4 and 3 आए होंगे। फिर इसके बाद राहुल मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन, अच्छा तो उसका मतलब क्या था कि कांस्टेंट टर्म रॉन्ग है, तो कांस्टेंट टर्म रॉन्ग है मतलब 12 नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था, बाकी सब सही था उसका। तो इसका मतलब इक्वेशन इस तरीके की रही होगी, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस c इक्वल टू 0। अब दूसरे बंदे ने क्या किया, दूसरे बंदे ने राहुल मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन कोफिशिएंट ऑफ x, तो उसको रूट क्या मिले, 3 और 2 मिले, ठीक है। तो नेक्स्ट बंदे को क्या होता है कि उसने ये कोफिशिएंट गलत लिखा, लेकिन उसके रूट्स क्या है, 3 और 2 आए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसका कितना रहा, 6 रहा, और वही 6 जो है यहाँ पे आना चाहिए, और इसका मतलब x इक्वल टू 1 और 6 यही एक्चुअल रूट्स होंगे। फिर आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। इस क्वेश्चन में कुछ लोगों को दिक्कत आई होगी, ठीक है। इसमें एक्चुअली एक वर्ड बड़ा की था, मतलब इंपॉर्टेंट था, px इक्वल टू 0 ओनली वाली बात जो कही गई है, ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। px इक्वल टू 0 ओनली फॉर x इक्वल टू -1। ओनली फॉर x इक्वल टू -1 कहने का मतलब क्या हुआ कि 0 बनता है लेकिन सिर्फ एक ही बार बनता है, कहां पे, -1 पे, और कहीं पे ये 0 नहीं बनता। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि -1 पे रिपीटेड रूट एग्जिस्ट करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वर्ड ओनली, ठीक है। तो px आपका कैसा हो गया, px आपका हुआ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, -1 पे रिपीटेड रूट एग्जिस्ट करेगा, और लीडिंग कोफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है। अब हमसे कहा जा रहा है कि p ऑफ -2 इज इक्वल टू 2, तो p ऑफ -2 कितना हुआ, k इंटू -1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना है, p -2 की वैल्यू 2 के बराबर, तो px आपका कितना हो गया, px हो गया आपका 2 इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और आपको चाहिए क्या, p2 चाहिए था, p2 आप यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और इस तरीके का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फिर से इसको फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सॉल्व कर चुके होगे आई होप, ठीक है, आसानी से सॉल्व हो गया हो। नोट्स में वैसे हमने इस तरीके का किया था, शायद वहां पे 4 की जगह कुछ और लिखा हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, abc बिलोंग्स टू r का एक रूट जो है वो कॉमन है,
ठीक है, तो अब आप देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 का d कैसा होता है, निगेटिव होता है। चूंकि d निगेटिव है इसलिए बोथ रूट्स को कॉमन होना पड़ेगा, और इसलिए हम कह सकते हैं कि बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन a/1 इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/3। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन अभी इसलिए आपको स्किप करने को कहा गया है क्योंकि थोड़ा सा फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड है। करने को तुम अभी भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आप रुक ही जाओ, फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर लेंगे और तब जाकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी रुक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 6 में आप देखिए px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0, पी क्यू आर जो है वो AP में है और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू 4 कहा गया है। देन हमें फाइंड आउट करनी है अल्फा माइनस बीटा का मॉड। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या क्या बताया गया था, पी क्यू आर इन AP। तो मैंने पहले भी कहा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है P माइनस क्यू इज इक्वल टू Q माइनस R। बस पी क्यू आर इन AP। तो 2Q इज इक्वल टू कितना है, P प्लस R। इतना ही बात आपको अभी यूज करना है AP वाली जो चीज लिखी गई है उससे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है वो भी लिख लो, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 के रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा है। और हमें कहा गया कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 के बराबर है। ठीक है, तो आप देखो कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस क्यू बाई पी और अल्फा बीटा इज आर बाई पी। सो माइनस क्यू बाई आर इज इक्वल टू 4। तो Q की वैल्यू कितनी हो गई, Q की वैल्यू हो गई आपकी -4R के बराबर। ठीक, अब आप देखो यहां से कि अगर Q आपका -4R है, P को भी आप लिख सकते हो क्या, P को आप लिख सकते हो कितना, 2Q माइनस R। तो 2Q माइनस R का मतलब क्या होगा, इसको भी मैंने R के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लिया। क्या किया मैंने, P -9R है, Q -4R है और R तो R है ही। तो हमारे पास सारी चीजें कैसी हो गई, R के टर्म्स में आ गई। और अब हमें क्या करना है, डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालना है। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालने का मतलब क्या हुआ, अल्फा माइनस बीटा मतलब अंडर रूट डी बाई ए का मॉड, यही होता है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट, यहां से देखो क्यू स्क्वायर -4PR डिवाइडेड बाई P, है ना, यही आ जाएगा अंडर रूट क्यू स्क्वायर -4PR डिवाइडेड बाई P। इसके मॉड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, रख लो यहाँ पे अंडर रूट, क्यू की जगह आप क्या रखोगे, 4R मतलब 16R स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, R को एज इट इज रखो, P को रख दो -9R, तो यहाँ -9R और लगा दो। और डिवीजन में क्या रखोगे, P, तो P कितना था हमारा, -9R था। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ रूट्स यहाँ से आना चाहिए। कितना आ रहा है, ऊपर 52R स्क्वायर मतलब हो गया ये 2√13, है ना, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, 9। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 7th क्वेश्चन। और 7th क्वेश्चन हमने इसी तरीके का एक क्वेश्चन कुछ पहले वाले असाइनमेंट्स में किया था। ठीक है, जो हमारा एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें हमने ये क्वेश्चन कर रखा है। बस वहां पे 98 100 था, यहाँ पे क्या है 10 और 8 है, कोई खास डिफरेंस बाकी क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, तो आप वहां से रेफर कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल नंबर्स। तो हमें रैशनल नंबर्स चाहिए, रूट्स हमें कैसे चाहिए, रैशनल चाहिए। तो 6th क्वेश्चन में आप देखिए, रैशनल के लिए आपको क्या चाहिए होता है, डी भी कैसा हो, किसी रैशनल का स्क्वायर हो। तो डी आपको कैसा मिल रहा है यहाँ पे, 121 माइनस 24 अल्फा। ठीक है, अब ये कैसे आएगा किसी रैशनल टर्म का स्क्वायर, तो अल्फा की आपको कैसी रखनी है वैल्यूज, अल्फा की वैल्यू आपको इंटीग्रल ही रखनी है, पॉजिटिव इंटीग्रल। तो देखिए क्या क्या हो सकता है, अल्फा 5 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उससे हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, 1 आ जाएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। और क्या हो सकता है, अल्फा 2 रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, क्योंकि फिर डिफरेंस 73 बन जाएगा। फिर और कुछ, अल्फा इक्वल टू 3, अल्फा इक्वल टू 3 नहीं रख सकते, अल्फा इक्वल टू 3 रखा तो हमारे पास 121 माइनस 72 49 आ जाएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें यही पूछा गया है ना कि कौन कौन से वैल्यूज, अच्छा कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज पूछा है। तो 5 हो गया, 3 हो गया, और क्या रख सकते हैं हम, 2 से होगा नहीं, 4 भी रख सकते हो। 4 भी रखोगे तो कितना आएगा, D 25 हो जाएगा। तो D हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए था, और वो कहां पॉसिबल हो रहा है, 3, 4 और 5 के लिए पॉसिबल हो रहा है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये 6 मैंने लिख दिया है, दिस वाज एक्चुअली 8 एंड देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में क्या है, लैम्डा बी द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ठीक है। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहले हम लैम्डा की बात करते हैं। लैम्डा क्या था? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेशियो था, मतलब अल्फा बाई बीटा के बारे में वो कमेंट कर रहा है कि अल्फा बाई बीटा जो है हमारा वो लैम्डा के बराबर है। ठीक है, तो हमें यही कहा गया ना बेसिकली, लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1, और लैम्डा क्या था? अल्फा बाई बीटा, तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू 1। इसके आगे तो सब कुछ आसान है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू कितनी आएगी आप यहां से निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा है हमारा m इंटू एम माइनस 4, डिवाइजन में कितना है? 3m स्क्वायर, है ना, और इसका माइनस साइन लगा देता हूं मैं और उसका होल स्क्वायर कर देता हूं, इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आप अगर लगाएंगे तो 2 अपॉन 3m स्क्वायर आपको मिलेगा। तो आपके पास यहां से सॉल्व कर लीजिए, आपको आसानी से एक m की वैल्यूज यहां से मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, 10th हमने इसलिए स्किप किया है क्योंकि 10th वाला क्वेश्चन अभी आप नहीं कर पाओगे, अभी थोड़ा सा ये करने को आप कर सकते हो बट तभी आपके लिए फालतू में कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा। अपन आगे करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स से बेसिकली रिलेटेड है। कॉम्प्लेक्स अगर आपको पता है तो बस एक लाइन का ये क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं अपन, इसको थोड़ा बाद में करते हैं। ठीक है, अभी रहने दीजिए इसको, कॉम्प्लेक्स के बारे में जब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तक। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हो सकता है कई लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी इस चीज में। पहले तो लिमिट वाली जो टर्म है उसका मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। उसका मतलब है बेसिकली अल्फा रेज टू पावर 1 प्लस अल्फा रेज टू पावर 2 प्लस अल्फा रेज टू पावर 3 अप टू अल्फा रेज टू पावर n, जो कि मैं लिमिट हटा के इसको पहले लिख देता हूँ, ऐसा कुछ है ना। और दूसरी वाली टर्म है अल्फा बीटा रेज टू पावर 1 प्लस बीटा रेज टू पावर 2 और अप टू इसी तरीके से बीटा रेज टू पावर 100। ठीक, तो अब इसमें भी कई लोगों को दिक्कत आएगी क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है आपको इनफाइनाइट सीरीज का अभी सम फिलहाल नहीं पता होगा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि इनफाइनाइट सीरीज का सम आगे सीक्वेंस सीरीज जब पढ़ेंगे आप तभी आपको पता चलेगा। बट ये इस तरीके की जो इनफाइनाइट सीरीज होती है, ठीक है, इसका सम होता है आपका a है, फिर AR है, फिर वही रेशियो आगे मेंटेन्ड है AR स्क्वायर, फिर आगे वही रेशियो मेंटेन रखा जा रहा है a इंटू आर, फिर इसमें इंटू आर, फिर आगे इंटू आर, यही रेशियो मेंटेन रखा जा रहा है। तो आपके पास आता है आंसर a अपॉन 1 माइनस आर, ये आता है। तो आप देखिए इसका क्या होगा, a आपका क्या है? पहला टर्म, पहला टर्म आपका कितना है? अल्फा, डिवीजन में क्या आएगा? 1 माइनस, रेशियो क्या है? a से इसको मल्टीप्लाई किया हमने r को, तब ये मिला, फिर r मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। तो अब यहाँ देखो आप, अल्फा मल्टीप्लाई किया यहाँ पहुंचे, फिर अल्फा मल्टीप्लाई किया फिर यहाँ पहुंचे, तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। और दूसरी टर्म क्या है? बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना है? अल्फा बीटा इंटू डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा। तो अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लिमिट विमिट से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी चूंकि आपने पहले ही कभी एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा तो ऑफ कोर्स मतलब थोड़ी दिक्कत तो आपको होगी ही। ठीक।